नमस्ते बच्चों। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें अपन ने दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत अम्ल और क्षार को समझा है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अम्ल और क्षार की अलग अलग रसायन शास्त्रियों ने परिभाषा दी है। उन परिभाषाओं को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली परिभाषा आरेनियस संकल्पना आरेनियस द्वारा 1887 में दी गई थी और इस परिभाषा के अनुसार अम्ल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जल में अपघटित का मतलब होता है टूटना, यानी जल में पदार्थ टूट जाएगा और वो आयन देगा, उसमें से एक आयन हाइड्रोजन आयन होगा। जैसे मैंने आपको बताया था HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब इसको एक्वा का मतलब एक्वस जल के लिए प्रयुक्त होता है, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालते हैं तो ये अम्ल हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। कौन कौन से आयन में टूट जाएगा? हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। इसी प्रकार H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जल में डालेंगे, ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा, 2 प्रोटॉन देगा। हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन बोलते हैं। और क्या देगा? और देगा सल्फेट आयन। इसी प्रकार H2CO3 कार्बोनिक अम्ल इसमें भी अपने को एक्वा लिखना पड़ेगा। कार्बोनिक अम्ल को जब हम जल में डालेंगे एक्वा AQ, तो ये भी
हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं और बाइकार्बोनेट, ये क्या हो गया, बाई कार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। तो आर्हेनियस द्वारा दी गई संकल्पना में ये कहा गया है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जितने भी अम्ल हैं वो जल में टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली बात है, ये दो प्रबल अम्ल हैं, कल बताया था, यानी ये पूरी तरह अपघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जबकि ये दुर्बल अम्ल है, ये पूरी तरह नहीं टूटेगा, इसका कुछ भाग शेष रह जाएगा, अपघटित नहीं हो पाएगा। इसका एक और उदाहरण बताया था, एसिटिक अम्ल। अब हम आर्हेनियस संकल्पना के अनुसार क्षार क्या होते हैं को समझने का प्रयास करेंगे। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं। उदाहरण के तौर पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब जल में लेते हैं एक्वा, तो ये अपघटित हो जाता है और हमारे को सोडियम आयन और OH- जिसको अपन हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, देते हैं। इसी प्रकार NH4OH ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जल में लेते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये अपघटित होकर दो आयन देता है। एक तो अमोनियम आयन और दूसरा, बिल्कुल सही बोला आपने, हाइड्रोक्सिल आयन। इसी प्रकार ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और जब ये इसको जल में घोलेंगे तो ये अपघटित होकर कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन है, और 2 हाइड्रोक्सिल आयन आयन देता है। तो क्षार आप देख लीजिए, ये सारे क्षार हैं और ये सारे क्षार, ये सारे क्षार हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं। इसमें ये ऊपर वाला प्रबल क्षार और ये नीचे वाले 2 दुर्बल क्षार। आपको बताया था प्रबल क्षार वो होते हैं जो जल में पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं, 100%, लगभग 100% अपघटित हो जाते हैं। दुर्बल क्षार दुर्बल अपघटित होते हैं, यानी उनकी कुछ मात्रा अपघटित होने से रह जाती है, आयनित होने से रह जाती है। तो ये ऊपर वाला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दुर्बल क्षार है। आर्यनीय संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार छांटिए। कुछ अम्ल और क्षार के उदाहरण दिए हुए हैं और उनमें से हमें ज्ञात करना है कि कौन आर्यनीयस के अनुसार अम्ल है और कौन क्षार है। ये पहला वाला देखें तो जब इसको हम जल में डालेंगे तो ये जल में एक तो देगा हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन देगा, और दूसरा देगा एसीटेट आयन। चूंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है इसलिए हम इसको अम्ल कहेंगे। ये है एसिटिक अम्ल, यानी दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। हाइड्रोजन आयन दे रहा है इसलिए इसको हमने अम्ल कहा है। इसी तरह से इसमें भी अपने को यहाँ पर एक्वा और यहाँ भी एक्वा लिखना पड़ेगा। इसको जब हम जल में डालेंगे तो ये देगा पोटेशियम आयन और देगा OH आयन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन। और जो भी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो सभी जो होते हैं वो क्षार होते हैं। ये आपको बता दें, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसको हम जल में डालेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, 2 आयंस में टूटेगा। एक तो होगा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, और दूसरा टूटेगा हाइड्रोक्सिल आयन।
फिर वही, चूँकि जल में डालने पर ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सीधे से जल में डालिए और जल में ये देगा मैग्नीशियम आयन और देगा 2 देगा ये हाइड्रोक्सिल आयन। आयन हाइड्रोक्सिल आयन देने के कारण ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। नीचे वाला उदाहरण, इसको जब हम एक्वा, यहाँ मैं एक्वा लिखना भूल गया हूँ, इसका भी एक्वा लिख दें। तो ये देगा हाइड्रोजन आयन और देगा नाइट्रेट। क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए ये है अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी कोई पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन दे तो उसे तो हम अम्ल कहेंगे, और जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन दें उन्हें हम क्षार कहेंगे। आर्यनीय संकल्पना के जो अनुसार अम्ल, जैसे हमने यहाँ पर HCl लिया है, जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन देता है। ये हाइड्रोजन आयन कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो इसमें केवल प्रोटॉन बचता है, इसीलिए ये H+ हो जाता है और इसी कारण से इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। और ये प्रोटॉन H+ अत्यधिक क्रियाशील होता है। बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ये क्या करता है? जल में होता है तो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ये चीज़ आप नोट कर लें। यह संकल्पना की सीमाएं या कमियां। पहली कमी इसकी है कि यह आर्यनीय संकल्पना केवल जलीय विलयन पर आधारित है। जल के आधार पर ही हम जब पदार्थ को घोलते हैं
तो वो हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोक्सिल आयन देता है, और उसके आधार पर हम बताते हैं कि ये अम्ल होगा या क्षार होगा। दूसरी इसकी कमी है कि कुछ पदार्थ जैसे SO2, SO3 जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन ये पदार्थ अम्लीय हैं। इनमें हाइड्रोजन नहीं होता है लेकिन अम्लीय हैं, को समझा नहीं पाता है। इसी प्रकार इसी प्रकार कुछ पदार्थ जैसे अमोनिया, ये क्या है? अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्षार हैं, को समझा या स्पष्ट नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। आप नोट कर लीजिए इसे कॉपी में। और ये आज अपन ने आर्यनीय संकल्पना करी है। कल हम इसके आगे भी जो इसकी 2 परिभाषाएं रह गई हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करते रहें।